मैं एक अमीर आदमी का ड्राइवर था। वो एक अय्याश तरीन आदमी था। वो हर रात नई नई लड़कियां घर लाता और फिर पूरी रात खूब इन पर पैसे बरसाता, जबकि मैं इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी घर वालों तक को ना खिला सकता था। यूं पैसों की शदीद जरूरत पड़ी तो मैं अपनी साली को अपने अमीर मालिक के पास बहाने से ले गया और फिर इसे छोड़कर घर आया तो ये देखकर जान ही निकल गई, क्योंकि वहां तो खाना पकाने के लिए सब्जी ला दो। मैं थका हारा काम से वापस आया था जब मेरी बीवी ने सुख का सांस भी लेने ना दिया और फरमान जारी कर दिया। मैंने थकी थकी सांस खारिज करके उसे देखा। सुबह बता देती, आते हुए ले आता। अब फिर से जाना पड़ेगा। मैंने बेजारी से कहा कि उस वक्त मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। सुबह बताना याद नहीं रहा था। और हाँ, आज मछली ले आना, मेरी बीवी लापरवाही से ये कहकर चली गई, जबकि मैं उसकी पुश्त को ही देखता रह गया कि मछली के लिए पैसे कहाँ से लाऊं। मैं नफी में सर हिलाकर उठा और अपना पर्स निकाल कर देखा, जिसमें सिर्फ चंद 100 रुपए थे। इन चंद 100 रुपए से मुझे अभी पूरा हफ्ता गुजारना था। महीना खत्म होने में 1 हफ्ता बाकी था और पैसे पूरा महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो चुके थे। मैं पर्स सोच अंदाज में सर हिलाता बाहर निकला। इरादा सब्जी लाने का ही था, ना कि मछली लाने का। अभी इन चंद 100 रुपयों से पूरा हफ्ता चलाना था और फिलहाल मैं घर वालों को ऐसी कोई अय्याशी करवा नहीं सकता था। बाजार से वापस आकर मैंने सब्जी अपनी बीवी को थमाई तो मेरी बीवी के साथ साथ मेरी साली ने भी मुंह बनाकर सब्जी को देखा। मेरी बीवी ने मेरे मछली ना लाने पर शिकायत की तो मैंने टाल मटोल से काम लिया और फिर आराम करने चला गया। खाना खाने के बाद मैं गहरी नींद सो गया था कि सुबह मुझे जल्दी काम पर जाना था। अगली सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद मैं काम पर चल दिया और अगले 10 मिनट में मैं चौधरी साहब के बंगले पर पहुंच चुका था, जहां मैं एक ड्राइवर की हैसियत से काम करता था। यहाँ से मिलने वाली तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था। अभी मैं वहां पहुंचा ही था कि जब चौधरी साहब तैयार होकर बाहर निकल आए। शायद वो कहीं जाना चाह रहे थे। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी निकाली और फिर इनके बैठते ही गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मैं इनके बताए गए पते पर पहुंचा तो उस जगह को देखकर मैं गहरा सांस भरकर रह गया, क्योंकि ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि जब से मैं चौधरी साहब का ड्राइवर बना था तब से यही देखता आ रहा था। ये एक बदनाम जगह थी जहाँ लड़कियां धंधा करती थी और यहाँ से कोई अमीर और सेठ लोग लड़कियों को अपने साथ ले जाते थे, बदले में ढेरों पैसे देते थे। चौधरी साहब भी आए दिन यहाँ से तो कहीं और से लड़कियां लाते थे और उनको ढेरों पैसे देते थे, मगर इनकी हरकत और फितरत मुझे बेहद बुरी लगती थी। मैं काम छोड़ देना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मेरे पास कोई और काम नहीं था और अगर ये काम छोड़ देता तो न जाने मुझे काम ढूंढने में कितने दिन लग जाते और न जाने काम मिलता भी शा नहीं। और जितनी आजकल महंगाई थी, मैं चौधरी साहब की ड्राइवरी का काम छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। चौधरी साहब हमेशा मुझे साथ नहीं लाते थे, बस कभी कभार ही साथ लाते, लेकिन मैं जानता था कि वो एक अय्याश आदमी है जो आए रोज किसी न किसी लड़की को बंगले पर लाते हैं। मैं एक बेहद गरीब था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। मेरे माँ बाप भी गरीब थे। वो मुझे बस 5 जमातें ही पढ़ा पाए और कुछ मैं भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता था, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप ने भी उम्मीद छोड़ दी और यूं मुझे काम पर डाल दिया गया। मैंने कभी जमकर कोई मखसूस काम नहीं किया, बल्कि जो काम मिल जाता वो जिसके अच्छे पैसे बन जाते हैं वही कर लेता और यूं ही वक्त गुजरते गुजरते गुजर ही गया और मैं जवान हो गया। 25 साल की उम्र में मेरी शादी होगी। बीवी भी ज्यादा पढ़ी लिखी अमीर नहीं थी, लेकिन बेहद हसीन थी और मेरे लिए यही बहुत था। शादी के 8 साल गुजर चुके हैं। मैं आज 33 साल का हूँ और हमारे 3 बच्चे हैं। बड़े दोनों बेटे स्कूल जाते हैं, जबकि छोटी बेटी बल तरतीब 3 साल की है तो वो स्कूल नहीं जाती। इन 8 सालों में मेरे माँ बाप आगे पीछे वफात पा गए। मैं इनका एक ही बेटा था, जबकि बेटियां 4 थीं। चारों मुझसे बड़ी और शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन जिंदगी गुजार रही हैं। इनका मेरे यहाँ कम ही आना जाना है, जिसकी वजह इनके बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं और उनको अकेले घर पर छोड़कर निकलना इनके लिए मुमकिन नहीं होता। शादी के कुछ साल तक मैंने मजदूरी की, मगर जब महंगाई हद से बढ़ने लगी तो मैंने कोई काम सीखने का सोचा, क्योंकि मजदूरी से मिलने वाले पैसों से घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। बच्चे अभी छोटे थे, इन्हीं के 100 खर्चे थे जिनको पूरा करते करते घर में कई दिन तक खाना न पकता और हम परेशानी में गुजार देते। ड्राइविंग सीखने के बाद मैंने 2 साल तक एक घर में ड्राइवर की हैसियत से काम किया, लेकिन 2 साल बाद वो लोग अचानक दूसरे शहर शिफ्ट हो गए तो मेरा काम छूट गया। मैंने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। इन दिनों मेरे सास ससुर का इंतकाल हो गया तो मुझे मजीद मुश्किल आ पड़ी, क्योंकि मेरी बीवी 2 ही बहनें थीं। इनका कोई भाई या बहन नहीं था। इनके माँ बाप के मरने के बाद मेरी साली अकेली रह गई तो मुझसे मशवरा करने के बाद मेरी बीवी उसे अपने घर ले आई कि वो लड़की जात
थी और उस घर में अकेली नहीं रह सकती थी। वो लोग किराए के घर में रहते थे जहाँ का खर्चा मेरा ससुर ही उठाता था। अपनी साली को उस घर में रखकर उस घर का किराया देने से बेहतर था कि वो हमारे घर पर ही रहती और यूं वो हमारे घर में आ गई। लेकिन उसकी जरूरतों को पूरा करते जो पैसे हम बचाने लगे थे वो खर्च होने लगे। मगर फिर हमने सब कुछ खुदा पर छोड़ दिया कि अगर वो हमारे घर आई है तो इसके रिस्क का इंतजाम भी खुदा ही करेगा। जिसने उसे हमारे घर भेजा है। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी थी। मेरा ज्यादा वक्त अब काम ढूंढने में गुजरता और मैं सारा दिन घर से बाहर नहीं जाता था। जहाँ मुझे काम नहीं मिल रहा होता वहाँ महंगाई का पहाड़ हम पर गिरकर हमें दबाता जा रहा था। लेकिन मेरी ये मुश्किल भी जल्द ही आसान हो गई जब किसी ने मुझे चौधरी साहब का बताया कि इन्हें अपने लिए ड्राइवर की जरूरत है। मैं जल्दी से उनके बंगले पर पहुंचा था जहाँ चौधरी साहब से मुलाकात हुई। वो खूबसूरत अधीर उम्र आदमी थे जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन काफी परोकार शख्सियत के मालिक थे। मैंने इन्हें अपनी आमद का मकसद बताया तो उन्होंने मुझसे इंतहाई नरमी से बात की और फिर चंद एक सवाल करने के बाद उन्होंने मुझे तनख्वाह का बताकर काम पर रख लिया। तब जो तनख्वाह लगाई थी वो मेरे और मेरे अहले खाना के लिए भी बहुत थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ मुझ पर शाह साहब की हकीकत खुली वही महंगाई भी बढ़ती चली गई। शाह साहब एक अयाश आदमी थी जो बेहद अयाश आदमी थे। तब जो तनख्वाह लगाई थी वो मेरे और मेरे अहले खाना के लिए बहुत थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जहाँ मुझ पर चौधरी साहब की हकीकत खुली वही महंगाई भी बढ़ती चली गई। चौधरी साहब एक अयाश आदमी थे जो बेहद अमीर थे। जाहिरी आदात बेहद अच्छी थी लेकिन वो फितरतन ही अयाश थे। यह हकीकत मुझ पर उस दिन खुली जिस दिन वो एक लड़की को अपने साथ ले आए और लेकर कमरे में चले गए। वो लड़की कौन थी मैं नहीं जानता था लेकिन बेहद हसीन थी। फिर चौधरी साहब ने उसे वापसी पर ढेरों पैसे दिए जिन्हें लेकर वो चली गई। इससे पहले भी चौधरी साहब लड़कियां लाते रहे थे। ये बात मुझे चौकीदार से ही पता चली। इसके बाद वो कई बार जब लड़की लेने जाते तो मुझे भी साथ ले जाते लेकिन ऐसा कम ही होता था। चौधरी साहब के पास 2 गाड़ियां थी जिनमें से एक का ड्राइवर मैं खुद था जबकि दूसरी चौधरी साहब के जाती इस्तेमाल में थी और उसे वो खुद ही ड्राइव करते थे। इस बात पर मैं हैरान हुआ था कि जब उन्हें ड्राइविंग आती ही है तो मुझे क्यों रखा हुआ है। मगर फिर ये कहकर सर झटक गया कि अमीरों के शौक हैं हम गरीब कहाँ पूछेंगे। इसके बाद अक्सर ही चौधरी साहब किसी न किसी लड़की को ले आते और फिर उसे ढेरों पैसे देते जिससे मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि वो अयाश आदमी है। आए दिन खर्चे बढ़ रहे थे जिन्हें पूरा करना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ साथ महंगाई बढ़ रही थी और हर चीज की कीमत आसमान को छू रही थी। और महंगाई बढ़ने के साथ साथ मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो रहा था क्योंकि अचानक ही मेरी बीवी के पेट में रसोली बन गई और वो दर्द से बेहद निढाल हो गई थी। डॉक्टर के यहाँ लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा कि जल्द अज जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना जान भी जा सकती है। मुझे अचानक ही पैसों की बेहद जरूरत आन पड़ी। चौधरी साहब से भी नहीं मांग सकता था क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इनसे कुछ उधार रकम ली थी। मैं परेशान होकर रह गया था। अगर बीवी का बर वक्त इलाज ना हो पाता तो वो मर जाती और मैं इसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे इससे बेहद मोहब्बत थी। उस दिन वो नढाल चारपाई पर पड़ी थी जब मेरी नजर अपनी साली पर पड़ी जो करीब ही रखी कुर्सी पर बैठकर मेरी बीवी को दवाई खिला रही थी ताकि इसका दर्द खत्म हो जाए। मेरी साली बेहद हसीन थी और ये हुस्न उसे विरासत में मिला था। मेरे सास ससुर भी बेहद हसीन थे और मेरी बीवी और साली भी। मेरे दिमाग में चौधरी साहब का चेहरा घूम रहा था जो बेहद अयाश थे और इनकी नजर हर वक्त लड़कियों पर ही रहती थी और लड़कियां वो जो बेहद हसीन होती थी। मेरे दिमाग में एक मंसूबा आ गया। तभी जैसे ही मेरी साली अपने कमरे में गई मैं भी तेजी से उसके पीछे गया और उसे दिमाग में लेकर उसको अपने मंसूबे से आगाह किया जिस पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यकीनन वो ये सब सुनकर हैरान हो गई होगी। शायद इसने ऐसा कुछ सोचा भी ना होगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मेरी साली ने हैरत से मुझे देखकर कहा देखो मजबूरी ना होती तो मैं कभी तुमसे ये सब करने को ना कहता लेकिन तुम भी तो जानती हो ना कि तुम्हारी बहन की जान खतरे में है। अगर बर वक्त इलाज ना हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है जो मेरे पास नहीं है और जल्द अज जल्द पैसे इसी एक तरीके से आ सकते हैं। मैंने बेबसी से उसे कायल करना चाहा तो आप किसी से उधार ले लें। इस काम को करने से तो मेरी इज्जत को खतरा होगा। मेरी बेचारी साली ने हल बताया जो मैंने सोचा था किससे लूं कर्जा। कौन है मेरा सगा जो मुझे कर्ज दे। मैंने झिड़क कर पूछा तो वो चुप रह गई। मेरे बहनोई भी ज्यादा अमीर नहीं थे जिनसे मैं इतने सारे पैसे मांगता और वो दे भी देते। मेरा जवाब सुनकर वो चुप रह गई कि इसे भी मालूम था कि मैं ठीक ही कह रहा था। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिससे हम कर्ज ले सकते। ठीक है मैं तैयार हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद इसने धीमे लहजे में कहा तो मैंने सुकून का सांस लिया। अपनी साली की तरफ से मुतमईन होकर अगले ही दिन मैंने चौधरी साहब से बात कर
कर ली कि साली को काम पर रख लें, इससे काम की जरूरत है और वो यतीम भी है। चौधरी साहब ने मुझसे कुछ भी ना पूछा और इसे काम पर रखने की हामी भर ली, जिस पर मैं खुशी खुशी घर आकर अपनी साली को ये खुशी की खबर देने लगा। मेरी बीवी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही हमने बताया कि अगर बता देते तो वो यकीनन मना कर देती। मैंने अपनी साली को इसलिए वहाँ काम पर लगवाया ताकि चौधरी साहब की नजर उसके हुस्न पर पड़ जाए बाकी लड़कियों की तरह। वो मेरी साली को भी ढेर सारे पैसे दे, मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा, जिससे मेरी पैसों की जरूरत पूरी हो जाएगी और मैं अपनी बीवी का इलाज करवा लूंगा। मैंने अपनी साली को अगले दिन तैयार रहने का कहा और अपनी बीवी को यही बताया कि उसकी बहन के घर में नौकरी लग गई है, जहाँ वो किसी छोटे बच्चे को संभालेगी और अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, जिस पर वो भी मुतमईन हो गई। और फिर मेरी साली जैसी ही तैयार हुई, मैं उसे लेकर घर से निकला, चौधरी साहब के बंगले पर पहुंच गया। वो वहाँ सफाई सुथराई का काम करने लगी थी, जिस पर मैं मुतमईन हो गया था कि वही होगा जो मैंने सोचा है। मेरी साली जितनी हसीन थी, मुझे यकीन था कि वो जल्द ही चौधरी साहब को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेगी। मैं रोज चौधरी साहब को बाहर ले जाता और उनकी हदायत पर वापिस भी ले आता। मेरे पास जितने पैसे मौजूद थे, मैं उनसे घर का खर्च भी चला रहा था और अपनी बीवी की दवाइयाँ भी ला रहा था, लेकिन पैसे भी अब खत्म होने को थे। मेरी साली को वहाँ काम करते करते 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। इस पर मैं कुछ हद तक परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी के इलाज के लिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए थे। आज मुझे अपनी बीवी का चेकअप करवाने जाना था, तभी मैंने चौधरी साहब से पहले ही छुट्टी ले रखी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि काम क्या है, बस यही कहा था कि जरूरी काम से कहीं जाना है, जिस पर चौधरी साहब ने मुझे छुट्टी दे दी और घर से निकल गए। मुझे लगा था कि वो आज फिर किसी नई लड़की को लाने जा रही हैं। मेरी साली चौधरी साहब के बंगले पर ही काम में मसरूफ थी, जबकि आधी छुट्टी लेकर मैं घर की तरफ रवाना हुआ। आते हुए मैं अपनी साली को अच्छी खासी हदायत देकर आया था कि कैसे वो चौधरी साहब को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करे, जिस पर मेरी साली महा सर हिलाकर रह गई। वो इतनी चालाक नहीं थी जितनी चालाकियां उसे मैंने करने को कहा था, तभी शायद अभी तक उस पर चौधरी साहब ने तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन मैं पुरसकून था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा। बस दुआ ये थी कि वो दिन जल्द अज जल्द आए। यही सब सोचते हुए मैं घर की तरफ रवां दवा था। अपनी बीवी की फिक्र थी कि न जाने इस बीमारी की हालत में वो छोटी बच्ची को कैसे संभालती होगी, जो स्कूल नहीं जाती थी और घर में ही रहती थी। मेरी साली भी चौधरी साहब के बंगले पर होती थी, वरना वही पहले बच्चों को संभाल लेती थी। कुछ ही देर में मैं घर पहुंच चुका था। मैंने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने देखते ही ऐसा लगा जैसे आसमान सर पर टूट पड़ा, क्योंकि घर पर मेरी बीवी और चौधरी साहब मौजूद थे। मेरी बीवी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी, जबकि उसके सामने वाली कुर्सी पर चौधरी साहब मौजूद थे, जिन्होंने सफेद रंग का सूट पहन रखा था और चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि मेरी बीवी के चेहरे पर आंसू थे, जिन्हें देखकर मुझे शदीद हैरत के साथ गुस्सा भी आया। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की, और क्या कहा है आपने मेरी बीवी से? मैंने बिना लिहाज रखे भड़क कर पूछा। मुझे लग रहा था कि वो बाकी लड़कियों की तरह मेरी बीवी के हुस्न पर भी नजर रखे हुए हैं और इनका यहाँ आने का मकसद कुछ गलत ही होगा। मेरे भड़कने पर मेरी बीवी और चौधरी साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारी बीवी से जिससे तुम गुस्से में आकर मुझसे यूं बदतमीजी से पेश आओ। चौधरी साहब ने बेहद गुस्से और गुस्सीले लहजे में कहा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छी तरह समझता हूँ मैं आपकी नीयत को। जिस तरह बाकी लड़कियों को पैसे देकर उनको खरीद कर अय्याशी करते हैं, वैसे ही इस नियत से यहाँ भी आ गए होंगे। बेहद अय्याश है ना, तो यहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ फिसल पड़े। मैंने इंतहाई तल्ख लहजे में कहा तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। पागल तो नहीं हो गए तुम? ऐसा कुछ नहीं है जो आप बिला वजह हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये मेरे बाप की उम्र के हैं और मैं इनकी बेहद इज्जत करती हूँ। मेरी बीवी ने दबे दबे लहजे में हैरत और गुस्से का इजहार किया, मगर मेरी नजरें चौधरी साहब के चेहरे पर जमी हुई थी, जिनके चेहरे पर संजीदगी रकम थी। उनका इत्मीनान मुझे हजम नहीं हो रहा था। तुम नहीं जानती इनको, ये एक अय्याश इंसान है जो लड़कियां खरीद कर घर लाते हैं और बदले में इनको ढेर सारे पैसे देते हैं। मैं मजबूर था इनके यहाँ काम करने पर, वरना एक दिन भी वहाँ काम ना करता। मुझे गुस्सा इनके अपने घर आने और मेरी बीवी के साथ बैठने पर था। क्यों आए थे वो यहाँ? यकीनन इन्हें मेरी बीवी का हुस्न भाग गया था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं एक अय्याश इंसान हूँ तो इस अय्याश इंसान के घर अपनी साली को काम पर क्यों रखवाया? वो भी मिन्नत करवा कर। क्यों बार बार मेरे सामने आती है वो बहाने बहाने से? क्यों वो मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करती है कि मैं इस पर ध्यान दूं? वजह बताना पसंद करोगे? मैं जो तब से ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, इनकी बात सुनकर चुप रह गया। अपने मुंह से बता भी नहीं सकता था कि किस मकसद के तहत मैंने अपनी साली को इनके घर छोड़ा था। मेरी बीवी मुझे बेहद गुस्से और बेयकीनी से देख रही
रही थी। यकीनन इसे गुस्सा इस बात का था कि मैंने इसकी बहन के हवाले से ही इससे झूठ क्यों बोला था। मैं ही बता देता हूँ, तुमने अपनी साली को मेरे यहाँ काम पर इसलिए रखवाया ताकि मैं इसकी तरफ माइल हो जाऊं। आखिर मैं एक अय्याश इंसान हूँ और तो इसे इस्तेमाल करके बदले में इससे पैसे दे दूं ताकि तुम अपनी जरूरत पूरी कर सको। मैंने तुम्हारी साली से तुम्हारी बातें सुन ली थी और मुझे सख्त ताज्जुब हुआ कि एक इंसान खुद ही अपनी बहन जैसी साली के लिए ये सब कैसे सोच सकता है। तुम्हें यह देखकर गुस्सा आ गया कि मैं यहाँ तुम्हारी बीवी के साथ बैठा हूँ, लेकिन अपनी साली के बारे में ये सब सोचते और इससे ये सब करवाते हुए तुम्हें इसकी इज्जत का ख्याल क्यों नहीं आया? वो भी किसी की बेटी और इज्जत है। चौधरी साहब ने कहा तो मेरी बीवी रोती हुई कुर्सी पर बैठ गई, जबकि मैं शर्मिंदगी से सर झुकाकर रह गया। तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया है कि उसे रसोली का ऑपरेशन करवाना है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे बता देते। यूं एक मासूम और इज्जतदार लड़की से इतना गलत काम क्यों करवाया? चौधरी साहब ने अब की बार सख्ती से सवाल किया तो मैं शर्मिंदगी के मारे सर ही नहीं उठा पाया। मुझे अपनी कोई जरूरत नहीं थी। मेरी बीवी बीमार है, इसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने दबे दबे लहजे में कहा, तुम मुझसे पैसे मांगते हो तो मैं दे देता, मगर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। चौधरी साहब ने थकी थकी लहजे में कहा और वापस बैठ गए, जबकि मैं मुजरिमों की तरह खड़ा रहा। लेकिन ये सही तो है ना कि आप एक अय्याश आदमी है। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी अपनी साली को ये सब करने का ना कहता। आप ऐसे थे तभी मुझे ये सब करने का मौका मिला और मैंने किया भी। मैंने तल्ख लहजे में कहा तो चौधरी साहब को देखा जो मेरी बात पर फीका से मुस्कुराए थे। इनकी मुस्कुराहट में तकलीफ थी, दर्द था, जबकि आंखों से आंसू बह निकले। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से वो रोने लगे। बस हकीकत ही तो बयान की थी, शायद इन्हें बुरा लग गया। अब वो मुझे काम से निकाल देते और फिर से मुझे नया काम तलाश करना पड़ता। जब तक नया काम ना मिल जाता बीवी बच्चों को फाके करने पड़ते, फिर बीवी का इलाज भी वहीं रह जाता। मेरा जहन अपनी ही जोड़ तोड़ में मसरूफ था जब चौधरी साहब की आवाज गूंजी और मैं चौंक गया और अपने ख्यालों से बाहर निकलकर इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। जो कह रहे थे 20 साल पहले की बात है। मेरी बेटी उस वक्त 15 साल की थी जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ। बेटी से छोटा एक बेटा था जो उस वक्त 10 साल का था, जिससे हालात की कोई सूझ समझ नहीं थी। मेरी बीवी कैंसर का शिकार होकर मरी थी। मैं बेहद गरीब था, तभी मजदूरी करके बाल बच्चों का पेट पाला करता था। मेरी बीवी कब कैंसर का शिकार हुई मालूम ही नहीं हुआ। पता तो तब चला जब उसका कैंसर आखिरी स्टेज पर पहुंच गया था। मैंने उसके इलाज के लिए हर चीज बेच दी। घर खाली हो गया, सामान बिक गया, बस घर ही रह गया। बेटी की शादी के लिए जो जमा पूंजी थी वो भी बीवी की इलाज पर लग गई, लेकिन मेरी बीवी सेहत याब ना हो सकी। आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ बढ़ती रही और हम कुछ भी ना कर सके। रिश्तेदारों ने कोई मदद नहीं की, बल्कि उस मुश्किल वक्त में हमसे मुंह मोड़ लिया। मेरी बीवी को डॉक्टर ने चंद महीनों का वक्त दिया था और कहा था कि चंद महीनों बाद वो मर जाएगी। हम बहुत डर गए थे। सबसे ज्यादा परेशान मेरी बेटी थी, क्योंकि इसकी जान बसती थी अपनी माँ में। जब कहीं से पैसों का बंदोबस्त ना हो सका तो न जाने एक दिन मेरी बेटी कहाँ से 2 लाख रुपए ले आई। हम सब हैरान थे, लेकिन इसने कहा अपनी मुख्तलिफ सहेलियों से उधार लिए हैं और फिर वो हर हफ्ते 1 लाख रुपए जमा करने लगी। हमने भी ज्यादा छानबीन ना की क्योंकि हमें उस पर यकीन था, लेकिन उसके बावजूद मेरी बीवी सेहत याब ना हो सकी। इस दुनिया फानी से मुंह मोड़ गई। हम सब गमज़दा से रह गए, जबकि मेरी बेटी सदमे से पागल होने के दर पे थी। वो अपनी माँ की मौत को कबूल नहीं कर पा रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता संभल गई कि यही हकीकत थी जिसे मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसके माँ के मरने के बाद 1 महीने के बाद कुछ आदमी रोज हमारे घर के चक्कर लगाने लगे। वो सिर्फ मेरी बेटी का पूछते और मेरी बेटी को साथ ले जाते। मेरी बेटी मुझे तसल्ली देती कि सब ठीक है, लेकिन मैं उसका बाप था। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है। वो 2 बार इनके साथ गई, जबकि तीसरी बार मैं उनका पीछा करने लगा कि देखूं वो जाते कहाँ हैं, मगर ये देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि वो एक कोठे में गई थी। मैं बिना डरे अंदर गया तो अंदर सौदा तय हो रहा था। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी 20 साला बेटी अपनी माँ की इलाज के लिए अपना जिस्म हमेशा के लिए बेच आई थी। उस दिन मैं जीते जी मर गया था। मेरा इरादा वहाँ से पलट जाने का था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी बेटी और बेटे को यहाँ से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। मेरी बेटी ने मुझे देख लिया और रोने लगी। वो शर्मिंदा थी मुझसे, लेकिन वो भागी और छत की तरफ गई। हम सब उसके पीछे गए, लेकिन उस तक पहुंचने में हमें देर हो गई थी। वो 3 मंजिला इमारत से नीचे गिरकर अपनी जान दे चुकी थी। वो मेरे सामने शर्मिंदगी का बोझ नहीं उठा पाई थी और वो मेरे सामने आने से पहले मर गई। इसकी हरकत और फिर इसके मरने पर मैं टूट सा गया, लेकिन फिर अहद किया कि किसी की बेटी को भी इतना मजबूर नहीं होने दूंगा कि वो अपनी जरूरत पूरी करने को अपना जिस्म बेच दे। तब मैंने मेहनत करनी शुरू की, दिन रात काम करता और फिर अपने बेटे को हॉस्टल भेजकर मैं पैसे जोड़कर बैरून मुल्क चला गया। वहाँ कई साल तक ढेरों पैसे कमाए और 10 साल बाद वापिस आया। मेरा बेटा पढ़ाई मुकम्मल कर चुका
था। यहाँ आकर मैंने मजबूर लड़कियों की मदद करना शुरू की। अपने बेटे को काम के लिए अपनी जगह बैरून मुल्क भेज दिया और यहाँ पर अपना बंगला बनाया। मैंने कई कोठों पर जाकर कह रखा था कि जब भी कोई मजबूर लड़की आए मुझे बताया जाए, इसे मैं खरीदूंगा। और यूं आए रोज मैं किसी न किसी मजबूर लड़की को कोठे से आजाद करवा कर अपने बंगले पर ले आता, जिसकी कहानी सुनता और फिर उसे ढेरों पैसे देकर आजाद कर देता, इस हदायत के साथ कि वो आइंदा ऐसी राह इख्तियार नहीं करेगी। सबको लगता था कि मैं अय्याश हूँ, मगर ये सच नहीं। मैं ये सब अपनी बेटी के लिए करता हूँ। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका, लेकिन किसी और की बेटी को मरने देना भी नहीं चाहता, ना ही चाहता कि किसी की बेटी इस गंदे धंधे में कदम भी रखे। तुमने मुझे अय्याश समझकर अपनी साली को मेरे आगे पेश कर दिया, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चौधरी साहब ने कहा तो नदामत से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने फौरन चौधरी साहब से माफी मांगी और अपनी बीवी से भी, जिस पर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। चौधरी साहब ने मुझे मेरी बीवी के इलाज के पैसे दिए और मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी, जिस पर मैं मुतमईन हो गया। कुछ अरसे बाद जब मेरी बीवी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई तो हमने कोई अच्छा घराना देकर अपनी साली की शादी कर दी, ताकि वो अपनी जिंदगी में सेटल हो सके। मैं अभी चौधरी साहब के ड्राइवर के तौर पर काम करता हूँ। अभी चौधरी साहब आए रोज किसी न किसी लड़की को लेकर आते हैं, उनको ढेरों पैसे देते हैं और चौधरी साहब के अनायत पर हंसती हुई खुशी से वापस जाती हैं। मैंने चौधरी साहब के बारे में बहुत गलत सोचा था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वक्त रहते मुझे हकीकत पता चल गई, वरना ये शर्मिंदगी मुझे सारी उम्र रहती और मैं चौधरी साहब के सामने कभी सर न उठा पाता। मैं इनका एहसानमंद था कि उन्होंने मुझे माफ करके मेरी भरपूर मदद की, वरना मैंने इन्हें बेहद नाउम्मीद कर दिया था। लेकिन खुदा का शुक्र था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका था। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।